सन 1999 यानी कि 1999 में एक दिन एक पिता अपनी गाड़ी उठाकर सीधा रेलवे स्टेशन पर गया क्योंकि उसकी बेटी जल्दी ही एक ट्रेन में बैठकर उस स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। जैसे ही वो गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचा, उसने वेट किया ट्रेन के आने का। ट्रेन आई लेकिन उसकी बेटी उस ट्रेन से उतरी ही नहीं। उसको लगा कि शायद हो सकता है अगली ट्रेन में आ जाए, तो उसने अगली ट्रेन तक का भी आने का वेट किया, लेकिन अगली ट्रेन में भी उसकी बेटी नहीं आई। वो बाहर जाकर आराम से पार्किंग में अपनी बेटी का इंतजार करने लगा, लेकिन उसकी बेटी नहीं आई। उसने अपने घर पर फोन करके पूछा कि क्या वो घर पर पहुंच चुकी है। घर से रिप्लाई मिला नहीं, वो घर पर भी नहीं आई। वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो गाड़ी उठाकर अपने घर वापस गया और उसके बाद एक बहुत ही दिल दहला देने वाली स्टोरी दुनिया के सामने आई। बट मैंने भी आप सभी के लिए एक एक लाइक बटन ट्रेन में बैठाकर आप सभी के पास भेज दिया है। आप तुरंत अपने स्टेशन पर जाकर उस लाइक बटन को पकड़कर तुरंत दबा दें और साथ ही सब्सक्राइब कर दें। कमेंट्स में पिक मी जरूर लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से ही किसी को शाउट आउट दे दूं। इस केस को समझने के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया में जाना पड़ेगा और समय था सन 1998 यानी कि 1998 का। और यहीं पर रहा करता था बार्बर परिवार, जिसके अंदर माता एलिजाबेथ, पिता माइकल और उनकी 3 बेटियां जिनकी उम्र 9 से लेकर 15 साल तक की थी। पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश था। तीनों लड़कियां अपने माता पिता से बहुत ज्यादा खुश थी। माता पिता दोनों अच्छी नौकरी कर रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हर किसी की तरह ये परिवार भी पहले बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। इनके पास भी ज्यादा कुछ कमाने खाने के लिए था नहीं। लेकिन जैसे जैसे एलिजाबेथ और माइकल ने मिलकर मेहनत करी, इन्होंने अपने आप को इस तरीके से स्टेबल कर लिया कि हाँ, अब आगे की लाइफ ये आराम से निकाल सकते थे। माइकल और एलिजाबेथ ने मिलकर ये सोचा था कि जरूर हमारे अंदर कोई ना कोई तो टैलेंट होगा जिसको हम साइड बाय साइड रख के अपना कुछ और भी काम कर सकते हैं। यहाँ माइकल ने अपने अंदर टैलेंट ढूंढा टॉयज वगैरह बनाने का, खिलौने वगैरह बनाने का। वो साइड बाय साइड ये काम भी कर रहा था। जबकि एलिजाबेथ ने अपने अंदर ढूंढा लिटरेचर वगैरह लिखने का। वो बहुत अच्छी पोएम्स वगैरह लिख रही थी, बहुत अच्छी फिक्शनल स्टोरीज वगैरह लिख रही थी और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थी। अब क्योंकि यहाँ माता पिता के अंदर टैलेंट है तो ऑब्वियसली बच्चों के अंदर भी कोई ना कोई तो टैलेंट जरूर होगा। इस घर की सबसे छोटी बच्ची 9 साल की एशले, वो बहुत अच्छा गाना गा सकती थी। उससे बड़ी 12 साल की एशले बहुत अच्छी बांसुरी वगैरह बजा रही थी। और इस घर की सबसे बड़ी लड़की राचेल, उसको डांस वगैरह बहुत अच्छा करना आ रहा था। वो इतना अच्छा डांस कर रही थी कि इसके माता पिता यानी कि माइकल और एलिजाबेथ दोनों ही अपनी सबसे बड़ी बेटी यानी कि राचेल को राचेल द स्टार के नाम से बुलाने लगे थे। लेकिन हर किसी के अंदर अपनी खामियां भी होती हैं और ऐसी ही खामियां कुछ राचेल के अंदर भी थी। एक्चुअल में राचेल दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत, डांस बहुत अच्छा कर लेती थी, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई में 1% भी मन नहीं लग रहा था। उसको मैथ, साइंस वगैरह इन सबसे बहुत ज्यादा नफरत हो चुकी थी। इसके अलावा उसको भी काफ़ी ज़्यादा डर था अकेलेपन का। कहीं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकेले ट्रैवल नहीं कर पा रही थी, किसी भी दुकान के अंदर अकेले जाने से डरती, ना ही वो अपने घर में कभी अकेले रुक पाती। तो एट द एंड अगर हम देखें तो राचेल किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रह रही थी, या तो अपने माता पिता के ऊपर या फिर अपने दोस्तों के ऊपर। उसको हर टाइम कोई ना कोई अपने पास चाहिए था। और इसी बात से माइकल और एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। वो कुछ भी करके अपने बेटे का हर टाइम हौसला बढ़ाते रहते। वो कुछ भी करके उसको प्रोत्साहित करते रहते कि किसी भी तरीके से उनकी बच्ची परेशान ना हो। वो ढूंढ रहे थे कि आखिर उनकी बच्ची किस चीज में सबसे ज्यादा परफेक्ट है। ऑब्वियसली डांस में। तो उन्होंने वहीं लोकल जो उस डांस स्कूल के अंदर राचेल को डाला हुआ था, वहां से निकालकर वहां से थोड़ा दूर यानी कि तकरीबन 20-30 मिनट की ड्राइव पर मेलबर्न में ही एक रिचमंड डांस स्कूल है, उसके अंदर यहां राचेल का एडमिशन करवा दिया। और अब राचेल सितंबर 1998 से उसी स्कूल के अंदर जाने लगी डांस की क्लासेस वगैरह लेने के लिए। और उसके बाद उसकी रूटीन बन चुकी थी। वो डेली सुबह घर में उठती, अपना खाना पीना करके नहा धोकर अपना बैग, जो भी उसका डांसिंग के कपड़े वगैरह होते थे, उनको बैग में डालकर सीधा घर से बाहर निकलती, अपने घर के पास वाले स्टेशन के ऊपर जाती, वहां से ट्रेन पकड़कर रिचमंड जाती, रिचमंड के स्टेशन से बाहर निकलकर सीधा अपने डांस स्कूल में जाती, वहां अपने पूरा दिन डांस प्रैक्टिस करके वापस रिचमंड होते हुए वापस शाम को अपने घर आ रही थी। दिन आ चुका था 1 मार्च 1999 का, बहुत आम सा दिन इस घर के लिए। राचेल सुबह सुबह अपने कमरे में उठी, कमरे से बाहर निकलकर किचन में काम कर रही अपनी माँ से मिली। वहां जाकर दोनों ने मिलकर नाश्ता वगैरह बनाया। माइकल भी अपनी नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो चुका था। माइकल ने अपनी बेटी राचेल को आवाज लगाई कि जल्दी तैयार हो जाओ, हमें स्टेशन के लिए निकलना है। राचेल भी नहा धोकर अब माइकल के साथ तैयार हो चुकी थी। दोनों घर से बाहर निकले, माइकल की गाड़ी में जाकर बैठे। माइकल ने सबसे पहले अपनी बेटी यानी कि राचेल को पासी के वेडल पार्क नाम के उस रेलवे स्टेशन के ऊपर छोड़ा। उसी रेलवे स्टेशन पर हर रोज की तरह राचेल के कुछ और दोस्त भी जो किसी डांस अकेडमी में उसके साथ डांस वगैरह सीख रहे थे, वो भी सारे इसी स्टेशन पर खड़े थे। और जैसे ही राचेल इस गाड़ी से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के पास गई, राचेल ने इशारा कर दिया अपने पिता को कि आप जाओ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, अपने दोस्तों के साथ अब वापस चली जाऊंगी। राचेल का इशारा देखते ही माइकल ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करी और वापस अपने
अपने काम धंधे के लिए निकल चुका था। अब शाम हो चुकी थी। शाम को वापस घर आते आते माइकल को अपनी बेटी को लेने के लिए उसी वाइडल पार्क स्टेशन पर जाना था और जैसे ही शाम को 6:15 बजे के आसपास माइकल अपनी गाड़ी उठाकर वापस वाइडल पार्क नाम के उस स्टेशन पर पहुंचा। अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर प्लेटफॉर्म पर गया क्योंकि अब जल्दी ही ट्रेन आने वाली थी रिचमंड की तरफ से और तकरीबन 10 मिनट तक वेट करने के बाद वो ट्रेन आ भी चुकी थी। वो बार बार देख रहा था कि किस बोगी में आखिर उसकी बेटी बैठी होगी, लेकिन इधर उधर देखने के बाद उसकी बेटी वो उतरी ही नहीं। एक्चुअल में वो ट्रेन वहां से निकल चुकी थी। सारी भीड़ भी जो कि उस स्टेशन पर उतरी थी वो भी वहां से इधर उधर हो चुकी थी, लेकिन उसकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर माइकल ने वेट किया कि हो सकता है राचेल अब की बार आने में लेट हो गई हो तो वो अगली ट्रेन में आ जाएगी। पास ही तो था वो स्टेशन, तो वहां से ट्रेन चलती रहती थी। अगली ट्रेन तकरीबन 20 मिनटों बाद आने वाली थी, तो 20 मिनट तक वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इंतजार करने के बाद जब दूसरी ट्रेन आई तो माइकल ने फिर से इधर उधर देखना शुरू किया कि आखिर उसकी बेटी है कहां पर, लेकिन राचेल कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ये चीज माइकल ने फील करी तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन सी होने लगी। वो प्लेटफॉर्म से निकलकर बाहर आया और तुरंत उसने अपनी पत्नी एलिजाबेथ को कॉल किया कि आखिर राचेल घर पहुंची है या नहीं। तो यहाँ पर उसकी पत्नी ने मना कर दिया कि नहीं, वो घर तो नहीं आई। जैसे ये बात माइकल ने सुनी तो उसने बताया कि आखिर मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कब से, आधा पौना घंटा हो चुका है मुझे, लेकिन अभी तक 2 ट्रेन आ चुकी हैं और अभी तक भी राचेल किसी भी ट्रेन से बाहर नहीं निकली। हर रोज की तरह मैं उसे टाइम पर लेने आ चुका हूँ, लेकिन राचेल मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। ये चीज सुनते ही एलिजाबेथ बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बेटी है कहाँ पर। माइकल और एलिजाबेथ दोनों ही बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। माइकल ने वापस अपनी गाड़ी उठाई, सीधा अपने घर पर गया, अपनी पत्नी से मिला और दोनों मिलकर अब ये सोचने लगे कि आखिर उनकी बेटी कहां पर जा सकती है। अब उस टाइम पर मोबाइल वगैरह तो थे नहीं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो मोबाइल वगैरह अफोर्ड करना उस टाइम पर बहुत ही रेयर चांस हुआ करता था, जिस वजह से परिवार अपनी बेटी को कॉल करके पूछ भी नहीं सकता था कि हाँ भाई बता कहां पर है तू। लेकिन एलिजाबेथ के पास राचेल के जितने भी दोस्तों वगैरह के नंबर थे और साथ ही राचेल के बॉयफ्रेंड मैनी का भी नंबर था। तो यहाँ एलिजाबेथ ने एक एक करके सभी को कॉल करना शुरू कर दिया कि क्या पता किसी को पता हो कि आखिर राचेल कहां गई है। सभी दोस्तों को फोन करने के बाद जब एलिजाबेथ ने मैनी को फोन किया तो यहाँ पर मैनी ने कहा कि नहीं, मैं खुद यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कब से कि राचेल का कोई कॉल वॉल आए। एक्चुअल में हमने रात को आज मिलने का प्लान किया था, लेकिन अभी तक तो राचेल का कोई फोन कॉल मेरे पास नहीं आया। मेरी उससे बात आज सुबह ही हुई थी जब हम उसी डांस क्लास में मिले थे। उसके बाद मैं तो दोपहर होते होते वापस घर आ चुका था, लेकिन वो वहीं पर थी। तब यहाँ पर एलिजाबेथ ने मैनी से पूछा कि जब तुमने लास्ट टाइम एलिजाबेथ से बात करी थी तब उसका बिहेव कैसा था और वो कहीं जाने की आने की बात कर रही थी या नहीं। लेकिन यहाँ पर मैनी ने कहा कि उसका बिहेव तो एकदम नॉर्मल था, उसने कहीं आने जाने की बात मुझसे नहीं करी। लेकिन हाँ, आज सुबह सुबह हम वहीं के एक लोकल शू स्टोर में गए थे, जूतों की दुकान पर गए थे और वहां पर राचेल को नीले कलर के ऊंची हाई हील वाले स्नीकर्स वगैरह जो थे वो बहुत ज्यादा पसंद आ चुके थे। और जैसे ही राचेल ने उन स्नीकर्स का रेट उस दुकानदार से पूछा तो उसने $100 का बताया, जिसका रेट सुनकर राचेल ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हैरान हो गई। उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन हाँ मुझे जूते बहुत ज्यादा पसंद है और मैं इन्हें हर हाल में लेकर रहूंगी। ये बात बोलकर उसने वापिस उसको जूते दिए। दोनों दुकान से बाहर निकले। मैंने अपने घर पर वापिस आ चुका था, राचेल वापिस उसी डांस क्लास में जा चुकी थी। ये बात पूरी मैनी ने एलिजाबेथ को बताई, जिसे जानकर एलिजाबेथ भी हैरान कि हाँ मुझे वो जूतों के लिए बोल तो रही थी, पहले भी उसने जूते देखे थे, लेकिन हाँ मैंने उसे नहीं दिलवाए क्योंकि $100 के जूते उस टाइम पर बहुत महंगे लग रहे थे। इतने में ही दोबारा मैनी का फोन एलिजाबेथ के पास आया और उसने कहा कि हाँ जी आंटी जी, मुझे याद आया कि वो एक्चुअल में किसी जॉब से रिलेटेड कोई बात कर रही थी। मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हें जूते कैसे लोगी तो उसने बताया था मुझे कि मैं एक सीक्रेट जॉब करने वाली हूँ और जल्दी ही मेरे पास उससे पैसा आ जाएगा और उन पैसों से मैं जूते जरूर खरीदूंगी। जब ये बात एलिजाबेथ ने सुनी तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई कि कौन सी जॉब की बात कर रही है राचेल, उसने तो हमें तो कुछ नहीं बताया। एक 15 साल की लड़की जो कि डांस क्लासेस के लिए जा रही है और अब इतनी रात हो चुकी है और ये जॉब वाली बात सुनकर ऑब्वियसली दोनों ही माता पिता बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी आखिर किस जॉब की बात कर रही है, कौन सी वो सीक्रेट जॉब होने वाली थी। दोनों ही माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, तो दोनों ने फैसला लिया कि हाँ हमें जल्दी से जल्दी पुलिस वालों के पास जाना पड़ेगा, उनकी मदद लेनी पड़ेगी। दोनों घर से निकलकर गाड़ी में बैठकर पुलिस वालों के पास गए, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले एक अलग ही टाइप का माल फूंक कर बैठे हुए थे। तो जैसे ही माइकल और एलिजाबेथ पुलिस स्टेशन के अंदर गए, पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि हाँ जी बताइए क्या हुआ है। यहाँ पर माइकल और एलिजाबेथ ने कहा कि हमारी बेटी इस तरीके से गुम हो चुकी है, वो अभी तक घर नहीं आई, वो ऐसे कभी नहीं करती और अगर उसको बाहर रुकना भी होता या फिर कुछ काम होता तो वो हमें कॉल करके जरूर बताती। लेकिन यहाँ पुलिस वालों ने कहा कि जनाब देखिए, सबसे पहली बात तो वो एक टीनेजर लड़की है, कोई छोटी बच्ची तो है नहीं। सोचकर देखिए, उनके लिए 15 साल की बच्ची एक छोटी बच्ची नहीं थी। और आज के टाइम में बच्चे खुली जिंदगी जीना चाहते हैं, तो इसीलिए वो अपने घर से कई बार होता है भाग जाते हैं या फिर 1-2 दिन में वो वापस लौट कर आ जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, राचेल भी कुछ इसी तरीके से अपने दोस्तों के साथ कहीं चली गई होगी तो वो 1 या 2 दिन में वापस आ जाएगी। और
और दूसरी बात 24 घंटे होने से पहले हम इस चीज की रिपोर्ट भी नहीं लिख सकते। बेशक वो रिपोर्ट ना लिख सकते हो, लेकिन एक थोड़ी बहुत हेल्प तो कर सकते थे यहाँ पर राचेल को ढूंढने की, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं करी। और आने वाले अगर 2 या 3 दिनों तक राचेल वापस घर नहीं आती है तो आप लोग हमारे पास आकर उसकी ऑफिशियली मिसिंग रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, जिसके बाद हम कोई कार्रवाई करने की जरूर सोचेंगे। ये बात सुनकर बेचारे एलिजाबेथ और माइकल अपना छोटा सा मुंह लेकर वापस गाड़ी में बैठे और वापस घर पर आ चुके थे। दोनों घर पर बैठकर फिर से टेंशन ले रहे थे कि आखिर उनकी बच्ची कहां पर जा सकती है। पूरी रात माइकल और एलिजाबेथ और साथ ही उनकी दोनों बेटियां सारी रात ये चारों लोग जागे रहे, सोच रहे थे कि आखिर राचेल कहां जा सकती है। बहुत चिंता में उनकी वो रात बीती, चारों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही माइकल और एलिजाबेथ जैसे ही अपने कमरे से बाहर आए, इस उम्मीद में कि क्या पता राचेल घर के बाहर आकर बैठी हो या फिर लिविंग हॉल में बैठी हो, लेकिन राचेल उनको वहां नहीं दिखाई दी। तभी यहाँ उनके घर का फोन बजा और जैसे ही एलिजाबेथ ने जाकर वो फोन उठाया, पीछे से मैनी बोल रहा था। मैनी ने कहा कि हाँ जी आंटी जी, मुझे याद आया है, वो जब हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे आपस में, तब उसने मुझे बताया था कि वो जो सीक्रेट जॉब है उसकी, वो जो करने वाली है, वो अकेले नहीं करेगी, उसकी एक बहुत ही पुरानी फ्रेंड है जो कि उसका इस जॉब में साथ देगी। जैसे ये चीज एलिजाबेथ ने सुनी तो उसको बहुत ज्यादा शांति मिली। ये चीज सुनकर मैनी ने फोन रखा, एलिजाबेथ तुरंत माइकल के पास आई। माइकल को उसने बताया कि वो जो सीक्रेट जॉब करने वाली है राचेल, जो भी वो कर रही थी, शायद जो भी है उसका, तो वो अकेली नहीं करेगी, उसके साथ इस जॉब में उसकी एक बहुत ही पुरानी दोस्त भी शामिल है। ये चीज सुनकर दोनों ने बहुत शांति की सांस ली कि हाँ चलो कोई तो है उसके साथ, क्योंकि हमारी बच्ची राचेल को अकेलेपन से बहुत ज्यादा डर लगता है, वो अकेले कुछ भी काम नहीं कर सकती। अब जिसके साथ भी होगी सेफ ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी ही मिल जाएगी। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुके थे। अगले दिन फिर से माइकल और एलिजाबेथ ने मिलकर राचेल के सभी दोस्तों को दोबारा फोन किया और उनसे पूछने लगे कि तुम्हारी कोई ऐसी दोस्त है क्या जो सीक्रेट जॉब करने वाली हो राचेल के साथ। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि आखिर वो कौन सी दोस्त हो सकती है। राचेल के जितने भी दोस्त थे उन सबसे तो बात कर ली, सभी जिनको जहां होना चाहिए था वो लोग वहीं पर थे, कोई भी मिसिंग नहीं था। तो आखिर राचेल कौन सी दोस्त की बात कर रही थी, वो किसके साथ वो जॉब करने वाली थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब यहां पर सभी दोस्तों ने मिलकर बताया कि जब हम उस डांस एकेडमी से बाहर निकले थे तब राचेल हमारे साथ थी, वो ट्रेन स्टेशन तक हमारे साथ आई है और हम सब ने मिलकर रात को डिनर का भी प्लान बनाया था। राचेल से भी पूछा था, लेकिन राचेल ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा था कि शाम को 6:15 पर मुझे मेरे पापा उसी स्टेशन पर लेने के लिए आने वाले हैं और मैं लेट नहीं कर सकती, मुझे वहां पर पहुंचना होगा टाइम पर। मैंने अपने माता पिता को बताया भी नहीं है। ये बात सुनकर माइकल और एलिजाबेथ बहुत ज्यादा हैरान कि क्या उनकी बेटी सच में उस स्टेशन पर आने वाली थी। क्या उसको लग रहा था कि वो जो सीक्रेट जॉब करने वाली है वो इतने टाइम में पूरा हो जाएगी कि वो दोबारा ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर पर आ सके? अगर हाँ तो वो अभी तक आई क्यों नहीं, अगर नहीं तो वो आखिर अभी तक है कहाँ? बेचारे दोनों माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने हर जगह हाथ पैर मार लिया था, लेकिन कहीं से भी उनकी बेटी राचेल का पता नहीं लग रहा था। पुलिस वालों के पास भी धक्के खा लिए, पुलिस वालों ने भी आगे धक्के खा लिए, लेकिन किसी को भी राचेल के बारे में पता नहीं लगा। एलिजाबेथ और माइकल ने तो राचेल के मिसिंग के पोस्टर्स वगैरह भी बनवाए, शहर के अंदर छपवाए, शहर के अंदर उनको टंगवाया, कोई भी अगर हो जो राचेल की जानकारी दे सके, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो राचेल की जानकारी लेके सामने आया हो। एक हफ्ता बीत चुका था, यानी कि 8 मार्च 1999, 8 मार्च 1999 का दिन आ चुका था। 8 मार्च की सुबह सुबह एलिजाबेथ और माइकल वाले घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। सीधा तुरंत भागकर एलिजाबेथ ने दरवाजा खोला और सामने एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम एलिसन था। एलिसन को एलिजाबेथ पहली बार देख रही थी। एलिसन ने एलिजाबेथ को कहा कि मुझे आपको कुछ बताना है राचेल से रिलेटेड। जैसे ये बात एलिजाबेथ ने सुनी, एलिसन को तुरंत अंदर बुलाया, अंदर लिविंग हॉल में बैठाया और सीधा एलिजाबेथ ने माइकल को आवाज लगाई। माइकल भी तुरंत भागकर लिविंग हॉल में आकर सोफा पर बैठ चुका था और अब ये दोनों एलिसन की सुनने वाले थे। तो यहाँ पर एलिसन ने सबसे पहले माइकल से पूछा कि आपको क्या लगता है राचेल की लास्ट लोकेशन कितने बजे की है? तब यहाँ पर माइकल ने कहा कि सभी तो जो उसके दोस्त वगैरह बोल रहे हैं वो तो यही बोल रहे हैं कि उसकी लास्ट लोकेशन तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे के आसपास की है। लेकिन एलिसन ने कहा कि नहीं, मैंने राचेल को 6:45 बजे के आसपास, यानी कि तकरीबन 1 घंटे बाद भी देखा है, एक लड़की के साथ, वो भी प्राणान स्टेशन पर, जो कि उसके घर से भी तकरीबन 20 मिनट की आगे की दूरी पर था। ये जो वेडल पार्क वाला था ये बीच में पड़ता था, रिचमंड उस साइड और ये प्राणान स्टेशन बल्कि उस साइड बिल्कुल अपोजिट साइड में था। और इस स्टेशन पर एलिसन ने राचेल को उस ट्रेन से उतरते हुए देखा और उसके साथ एक लड़की भी थी। एक्चुअल में एलिसन राचेल के पुराने स्कूल की क्लासमेट रह चुकी है, तो दोनों एक दूसरे को जैसे जानते थे। तो जैसे ही एलिसन भी उसी प्राणान स्टेशन पर उस ट्रेन से बाहर निकली और ट्रेन के डब्बे के दूसरे गेट से राचेल और उसकी एक और दोस्त उस डब्बे से बाहर निकली, तो एलिसन ने जैसे ही देखा ये तो राचेल है, राचेल की तरफ हाय हेलो किया। राचेल ने भी पलटकर हाय हेलो में जवाब दिया और एलिसन ने बताया कि जो लड़की उसके साथ थी ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे तो दोनों आपस में बहुत पुरानी दोस्त हों, दोनों एक दूसरे को जानती
हों, हंस हंस के एक दूसरे से बातें कर रही थी। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि राचेल जब उस टाइम पर गायब हुई तो वो किसी अननोन के साथ थी। 11 मार्च 1999 का दिन आ चुका था। राचेल के माता पिता माइकल और एलिजाबेथ एलिसन को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन में गए। वहां पर जाकर पुलिस वालों से बात करी कि एलिसन ने लास्ट टाइम राचेल को एक लड़की के साथ देखा था, जो कि उसकी दिखने में तो दोस्त ही लग रही थी, अब हमें नहीं पता कौन थी। तो पुलिस वालों ने एलिसन से पूछताछ करी, एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाया गया, एक स्केच तैयार करवाया गया उस लड़की का जिसके साथ राचेल को लास्ट टाइम देखा गया था। सभी अब इस मिस्ट्री गर्ल की तलाश में लग चुके थे कि आखिर ये लड़की थी कौन जिसके साथ राचेल गायब हो चुकी थी। क्या ये लड़कियां दोनों ही इस शहर से भाग चुकी थी, कहीं और जाकर बस गई, या फिर इन दोनों के साथ ही कुछ गलत हो चुका था। सभी इस कंफ्यूजन में थे कि आखिर ये दोनों है कहां पर। तब पुलिस वालों ने इस मैटर को थोड़ा सीरियस लिया, क्योंकि अभी तक तकरीबन 11 दिन बीत चुके थे एक लड़की को गायब हुए। तो पुलिस वालों ने थोड़ा सा ध्यान दिया और कहा कि कोई बात नहीं, अब हम इसके अंदर गहनता से जांच करते हैं। तो सबसे पहले पुलिस वालों ने राचेल के घर का जो लैंडलाइन नंबर था, उस नंबर पर राचेल के गायब होने से पहले वाले दिन यानी कि 28 फरवरी वाले दिन जितने भी कॉल्स वगैरह आई थी उन सभी की डिटेल्स मंगवाई, क्योंकि यहां पर पुलिस वालों को लग रहा था कि अगर राचेल कोई नौकरी वगैरह करने वाली थी तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही दिन में उसका नौकरी के लिए प्लान बन गया हो। ये नौकरी का प्लान, नौकरी की तैयारी उसकी काफी पहले से चलती आ रही होगी ऑब्वियसली, तो उसकी जरूर बातें यहां फोन पर भी हुई होंगी। पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था। पुलिस वालों ने तुरंत कॉल हिस्ट्री की डिटेल्स मंगवाई और उनके अंदर एक एक नंबर को छांटने लगे कि आखिर वो नंबर किसका हो सकता है जिससे राचेल ने बातें की होंगी। तब यहां पर पुलिस वालों के सामने एक नंबर सामने आया इस लिस्ट के अंदर, और ये एक प्राइवेट नंबर था। जैसे ही पुलिस वालों ने इस प्राइवेट नंबर को देखा कि ये अजीब सा नंबर, ये प्राइवेट सा नंबर इस लिस्ट में क्यों शामिल है, कौन है ऐसा खुफिया बंदा जो राचेल को कॉल कर रहा है। और कमाल की बात तो यहाँ ये थी, इस नंबर पर दोपहर के टाइम पर 15 मिनट और शाम के टाइम पर 30 मिनटों तक लगातार बातें की गई थी। दोनों बार ये इनकमिंग कॉल थी, राचेल के पास सामने से कॉल किया गया था। अब पुलिस वालों को देखना था कि आखिर ये प्राइवेट नंबर है किसका। पुलिस वालों ने नंबर की जांच करवाई और जल्दी ही पुलिस वाले इस नंबर के पीछे छुपी हुई एक लड़की तक पहुंच चुके थे। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कैरोलिन रॉबर्टसन थी, जिसने प्राइवेट नंबर से राचेल के पास 28 फरवरी 1999 के दिन 2 बार कॉल किया था, और एक बार 15 मिनट और एक बार 30 मिनटों तक लगातार बातें करी थी। तो जैसे ही पुलिस वालों ने इस लड़की की फोटो देखी, ऑब्वियसली फोन कंपनी वालों ने साथ में कस्टमर की फोटो भी भेजी थी, तो जैसे ही पुलिस वालों ने वो फोटो देखी तो वो सोचने लगे कि ये तो कहीं ना कहीं देखी हुई लगती है। पुलिस वाले समझ रहे थे कि हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि वही स्केच वाली जैसी लड़की है जो कि एलिसन ने स्केच बनवाया था जिस लड़की का। तुरंत स्केच मंगवाया गया और स्केच के साथ इस लड़की को मैच किया गया, जो लगभग कहीं हद तक मैच हो रहा था। पुलिस वालों ने तुरंत ही एलिजाबेथ और माइकल को पुलिस स्टेशन में बुलाया। एलिजाबेथ और माइकल अपनी गाड़ी उठाकर पुलिस स्टेशन में पहुंचे। वहां जाकर पुलिस वालों ने एक फोटो दिखाई कैरोलिन की, और इस फोटो को देखते ही एलिजाबेथ और माइकल दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि एलिजाबेथ और माइकल दोनों ही जानते थे कि आखिर ये लड़की है कौन। पुलिस वालों को उन्होंने बताया कि ये एक्चुअल में हमारे घर की बेबी सीटर थी। बेबी सीटर कोई और नहीं बल्कि एक प्राइवेट नैनी टाइप की ही होती है, जो कि घर में जा जाकर छोटे छोटे बच्चों का देखभाल जो करे, उनका ख्याल रखे, उनके साथ हंसे खेले और सुबह से शाम तक उनका टाइम पास करवा के। एक्चुअल में इनको वो लोग हायर करते हैं जो माता पिता नौकरी पेशे वाले हों, काम धंधे वाले हों। सुबह वो घर से बाहर निकलते हैं, पीछे बच्चों की देखभाल के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए। तो ऐसे ही एलिजाबेथ और माइकल ने मिलकर इस 20 साल की कैरोलिन को बेबी सीटर रखा हुआ था अपने घर में। जब ये सारे बच्चे, इनके बच्चे छोटे थे, तो ये तीनों बच्चों का ध्यान ये कैरोलिन ही रखा करती थी। तो जैसे जैसे राचेल बड़ी हुई, कैरोलिन और राचेल के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड बन चुका था, आपस में दोनों दोस्त बन चुके थे। लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कैरोलिन को तो ये काम छोड़े, हमारे घर से काम छोड़े बहुत टाइम बीत चुका था, अब ये एकदम से राचेल के कांटेक्ट में क्यों आई। पुलिस वालों को भी अब यही जानना था कि आखिर ये दोनों आपस में क्या करने वाली थी, और वो जो सीक्रेट जॉब थी, क्या ये दोनों मिलकर करने वाली थी, क्या किसी के कहने पर करने वाली थी, या फिर ये सीक्रेट जॉब इन दोनों का ही प्लान था। खैर, कैरोलिन का नाम सुनते ही एलिजाबेथ और माइकल दोनों बहुत ज्यादा चैन की सांस ले रहे थे कि चलो हाँ, जहां भी होगी ये हमारी राचेल सही हाथ में ही है। वो कैरोलिन को अच्छे से जानती है, कैरोलिन राचेल को अच्छे से जानती है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कोई दिक्कत नहीं पहुंचाएंगी। जहां भी होगी राचेल अगर इसके साथ है तो सुरक्षित ही होगी। ये बात सुनकर पुलिस वालों ने भी कहा कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आराम से ढूंढ लेंगे, क्या जल्दी है। लेकिन अब उनको थोड़ी जल्दी करनी थी। खैर, पुलिस वालों ने माइकल और एलिजाबेथ से पूछा कि आखिर ये कहाँ पर रहती है। माइकल ने पुलिस वालों को बता दिया कि ये हमारी बेबी सीटर, जो पुरानी बेबी सीटर है, ये प्रानंद स्टेशन के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ का, उसी के पास ही उसका घर है और वहीं पर वो रहती है। हमें उसके घर का एक्चुअल एड्रेस
एड्रेस भी पता है। ये बात सुनते ही पुलिस वालों ने कहा कि तुरंत हमारे साथ गाड़ी में बैठो, हम इसके घर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये दोनों है कहां पर। पुलिस वालों के साथ एलिजाबेथ और माइकल दोनों गाड़ी में बैठे और ये पुलिस वालों की गाड़ी अब चाऊ चाऊ करते हुए सीधा कैरोलाइन के घर पर पहुंच चुकी थी। तकरीबन शाम के 5:30 बजे के आसपास कैरोलिन के घर पर ये गाड़ियां पुलिस वालों की पहुंची थी, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों की गाड़ियां यहां पर आकर रुकी, पुलिस वाले गाड़ी से नीचे उतरे, जाकर दरवाजा खटखटाया तो पुलिस वालों को कुछ अजीब लगा इस घर में। और वो अजीब ये कि अंदर से ये घर बंद है लेकिन कोई भी अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा। ये चीज देखकर पुलिस वाले भी थोड़े से हैरान कि आखिर घर के अंदर कोई है भी या नहीं, वो इस चीज के लिए कंफर्म होना चाह रहे थे। तो एक पुलिस वाले ने कहा कि चलो हम घर के चारों ओर घूम कर देखते हैं, क्या पता हमें घर के आगे पीछे कोई मिल जाए। लेकिन आगे पीछे देखने पर भी उनको कोई नहीं मिला। तब वो वापस सारे मेन डोर पर आ गए और उसको दोबारा खटखटाने लगे, लेकिन वो दरवाजा कोई खुल ही नहीं रहा था। तब यहाँ पर पुलिस वालों ने कहा कि चलो इस दरवाजे को तोड़ देते हैं, तब जाकर देखते हैं कि आगे खुलेगा या नहीं। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने उस दरवाजे का लॉक तोड़ा, वो दरवाजा अंदर से जो लैच होता है, एक अंदर से चैन वाला लॉक होता है, आपने देखा होगा होटल वाले कमरों में खास तौर पर लगा होता है, तो ये वाला लॉक अंदर से लगा हुआ था, मतलब घर के अंदर कोई ना कोई था। तब पुलिस वालों ने फिर से घर के चारों तरफ घूम घूम कर ऊपर से देखना शुरू कर दिया कि आखिर इस घर के अंदर कोई है नहीं। तब यहाँ पुलिस वालों का ध्यान ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बनी हुई एक खिड़की के ऊपर गया, जो कि प्रॉपर पूरे तरीके से खुली हुई थी। यहाँ तुरंत ही सारे पुलिस वाले इकट्ठा हो गए और उस खिड़की को देख देख कर आवाजें मारने लगे कि क्या पता कोई उन्हें देखकर वापस खिड़की में आए और पुलिस वालों से बातें करे। लेकिन काफी आवाजें मारने के बाद भी कोई भी उस खिड़की में नहीं आया। तुरंत ही पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया, क्योंकि सीढ़ी तो उनके पास ही होती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, सीढ़ी लगाई गई, एक पुलिस वाला सीधा उस खिड़की के पास चढ़ा और जैसे ही उसने खिड़की के अंदर झांक कर देखा, ये खिड़की एक्चुअल में एक बेडरूम की थी। सामने बेड पड़ा हुआ था, ऊपर बेड के कुछ कपड़े पड़े हुए थे और जैसे ही उस पुलिस वाले की नजर नीचे की तरफ गई फर्श पे, वहां पर एक लड़की नीचे फर्श पर उल्टी पड़ी हुई थी। ये चीज देखकर वो पुलिस वाला बहुत ज्यादा डर गया। उसने नीचे की तरफ आवाज लगाई कि जनाब ऊपर एक लड़की उल्टी पड़ी हुई है, हमें नहीं पता कि वो किन हालातों में है। तुरंत ही वो पुलिस वाला ऊपर चढ़ा, खिड़की को टाप कर वो अंदर की तरफ कूदा और जाकर उस लड़की को संभालने लगा। 2-3 पुलिस वाले और भी ऊपर चढ़े, उन्होंने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। सबसे पहले नीचे जाकर उन्होंने मेन डोर का दरवाजा खोला। सारे पुलिस वाले अब घर के अंदर घुस चुके थे और तलाशी ले रहे थे। अंदर जाते ही पुलिस वालों ने ये चीज तो नोटिस करी कि घर का सारा सामान पैक क्यों किया गया है। सारा का सारा सामान कार्टून बॉक्स के अंदर बंद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर की मालकिन, ऑब्वियसली कैरोलिन इस घर में रह रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कैरोलिन अपना सारा तामझाम पैक करके कहीं और शिफ्ट होने की तैयारी में है। खैर, ऊपर वो लड़की जो कि उल्टी पड़ी हुई थी, जब उसको पुलिस वालों ने सीधा करके देखा तो ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कैरोलिन रॉबर्टसन ही थी। पुलिस वालों को देखने पर लग रहा था कि यहाँ कैरोलिन की मौत हो चुकी है, लेकिन जब उसके गले पर हाथ लगाकर, उंगलियां लगाकर चेक की गई तो उसकी नब्ज चल रही थी। कैरोलिन अभी तक जिंदा थी। जल्दी ही एम्बुलेंस को बुलाया गया, कैरोलिन को एम्बुलेंस में लोड किया गया और नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने इलाज किया। जल्दी ही डॉक्टर्स ने पुलिस वालों को भी कॉल कर दिया कि जनाब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस बेहोश सी हुई थी थोड़ी सी, अब ठीक है, आप जाके उससे बातचीत कर सकते हो। पुलिस वाले हॉस्पिटल पहुंचे। 2 पुलिस वाले उस कमरे में गए जहां पर कैरोलिन एडमिट थी। वहां जाकर उसके साइड में बैठे और पूछने लगे कि क्या तुम ही कैरोलिन रॉबर्टसन हो। कैरोलिन ने कहा, हाँ जी बाबूजी, मैं ही हूँ, बताओ। पुलिस वालों ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है आखिर राचेल कहाँ पर है। कैरोलिन ने कहा कि हाँ जी जनाब, मुझे पता है कहाँ पर है। ये चीज़ सुनते ही पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हैरान। पुलिस वाले पूछने लगे कि हाँ बताओ फिर कहाँ पर है। यहाँ से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली स्टोरी निकल कर सामने आई, जो कि अब सीधा कैरोलिन रॉबर्टसन की जुबानी थी। कैरोलिन ने पुलिस वालों को बताया कि मैं एक अलग तरीके की साइकोलॉजिकल स्टडीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रही हूँ। मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रही हूँ और उसी का एक प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे एक इंसान चाहिए था, और इंसान के रूप में मुझे सीधा मेरी दोस्त, मेरी बचपन की दोस्त ऑब्वियसली राचेल दिखी। मैंने राचेल से संपर्क किया और उसको कहा कि एक सीक्रेट जॉब में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए है और उसके बदले में तुम्हें $100-150 भी दूंगी अगर तुम मेरा ये काम करोगी तो। जैसे ही राचेल ने ये चीज सुनी, राचेल ने तुरंत हाँ कर दी। उसकी हाँ सुनते ही कैरोलिन भी बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी कि हाँ अब उसकी स्टडीज वगैरह पूरी हो जाएंगी। वो जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है वो सीधा इस राचेल के ऊपर कर सकती है। दिन था 1 मार्च 1998 का और इसी दिन का प्लान किया था उस एक्सपेरिमेंट को करने का। कैरोलिन द्वारा राचेल को बता दिया गया था कि शाम होते होते तुम मेरे साथ आ जाना, प्रनन स्टेशन से तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलना और वहीं पर 1-1.5 घंटे का वो एक्सपेरिमेंट होगा और जैसे ही एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें $100-150 दे दूंगी और उसके बाद तुम्हें वापस घर तक भी ड्रॉप करने के लिए आऊंगी। जैसे ये चीज़ राचेल ने सुनी वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी, क्योंकि उसको वो नए नीले कलर के जूते खरीदने थे, वो $100 वाले। उन जूतों के लिए राचेल ने इस सीक्रेट जॉब के लिए हाँ भी कर दिया। खैर
1 मार्च 1998 की शाम होते होते कैरोलिन खुद उस रिचमंड स्टेशन पर पहुंच चुकी थी राचेल को पिक करने के लिए। ये दोनों लड़कियां सीधा जाकर ट्रेन में चढ़ी। वो ट्रेन बीच में वेडल पार्क को भी क्रॉस करते हुए आगे प्रनन स्टेशन तक पहुंच चुकी थी। ट्रेन से बाहर निकलकर राचेल ने एलिसन को देखा, उसकी तरफ हाय हेलो किया और हाय हेलो करते ये दोनों स्टेशन से बाहर निकल चुके थे। ये दोनों अब कैरोलिन के घर की तरफ पैदल पैदल जा रहे थे। बीच में उनको पिज्जा की दुकान दिखी। राचेल को भूख लगी हुई थी। राचेल ने कैरोलिन से कहा कि क्या हम पिज्जा ले सकते हैं। दोनों पिज्जा वाली दुकान पर गई। वहीं पर पिज्जा खाने की बजाय इन्होंने पिज्जा पैक करवाया। पिज्जा पैक करवा कर वापिस अब कैरोलिन के घर पर आ चुकी थी। घर पर आते ही सीधा फर्स्ट फ्लोर पर आई, उसी बेडरूम में जिस बेडरूम के अंदर कैरोलिन उल्टी पड़ी हुई मिली थी। वहां ये दोनों नीचे पैर मोड़कर धरती पर बैठी और वहीं पर उन्होंने पिज्जा वगैरह खाना शुरू किया। पिज्जा खाते खाते कैरोलिन अपनी जगह से उठी। अभी भी पिज्जा की स्लाइस राचेल के हाथ में ही थी, वो उसको निपटा रही थी। अपनी स्लाइस निपटाने के बाद कैरोलिन अपनी जगह से उठी और उसने पीछे जाकर राचेल के सिर पर हाथ रखा और उसे कहा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। राचेल ने बची कुची स्लाइस नीचे डब्बे पर रख दी वापस और राचेल अब अपने हाथ आराम से नीचे रखकर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। कैरोलिन ने कहा कि तुम गहरी गहरी सांसें लो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। ऑब्वियसली ये उसकी जॉब का पार्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। राचेल ने वही करना शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद करी, गहरी गहरी सांसें भरनी शुरू करी, मेडिटेशन करने की वो कोशिश कर रही थी। चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। तभी कैरोलिन उस कमरे से बाहर की तरफ गई जहां लिविंग हॉल में, ऊपर वाले लिविंग हॉल में जो लैंडलाइन फ़ोन पड़ा हुआ था, उस फ़ोन में से जो स्प्रिंग वाली तार होती है उस तार को बाहर निकाला। उस तार को लेके वापस इस कमरे में आई। अभी भी यहाँ राचेल अपने ध्यान लगाकर अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठी हुई थी। राचेल को कोई आइडिया नहीं था। तभी कैरोलिन ने पीछे से उस तार को पकड़कर सीधा आगे बैठी हुई राचेल के गले में घुमा दिया और उसको जोर से कस दिया। जोर से वो कसे जा रही थी। राचेल को समझ नहीं आया कि आखिर एकदम से उसके साथ क्या हो गया। उसने अपना पूरा जोर लगाने की कोशिश करी। वो बार बार उस तार को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। अपनी 2 उंगलियां उस तार के अंदर फंसाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्योंकि अब ये राचेल बेचारी 15 साल की और ऑब्वियसली ये कैरोलिन थोड़ी सी हेल्दी और ऊपर से 20 साल की, राचेल का जोर कहां तक चल पाता। कैरोलिन ने अपना पूरा जोर लगा रखा था। तकरीबन 3 मिनटों तक उसने अपना पूरा जोर लगाकर उस तार को कसकर रखा बेचारी राचेल के गले के साथ। राचेल की 3 मिनटों के अंदर ही मौत हो चुकी थी। वो नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। जैसे ही कैरोलिन ने देखा कि राचेल ने सांसें लेना बंद कर दिया है, उसने उस तार को उसी के गले में ही छोड़ा। नीचे की तरफ थोड़ा सा और धक्का दिया, ये चेक करने के लिए कि क्या कहीं इसके अंदर कोई जान वगैरह तो नहीं बची। लेकिन बेचारी राचेल उसी मौके पर दम तोड़ चुकी थी। राचेल का मर्डर करने के बाद सोच कर देखिए, कैरोलिन उसी के बराबर में जो बेड था, उस बेड पर पूरी रात सोई उस लाश के साथ, जो कि लाश उसके बराबर में पड़ी हुई थी। सुबह होते ही कैरोलिन ने राचेल की लाश को देखा। उसके गले में अभी भी वो स्प्रिंग वाला तार, वो टेलीफोन वाला तार मौजूद था। उस तार के साथ साथ ही राचेल की लाश को बाहर की तरफ खींचा, उसको एक अलमारी में बंद किया। अलमारी बाहर से बंद करी, लॉक लगाई, उसकी चाबी अपने पास रखी और अपने घर से बाहर अपने काम धंधे पर निकल चुकी थी। 3 दिनों तक वो सिर्फ बैग की तलाश करती रही कि आखिर किस बैग के अंदर वो इस लाश को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। कैरोलिन अपने साथ एक आर्मी वाला डफल बैग लेकर आई। उस डफल बैग के अंदर उसने राचेल की लाश को बाहर निकाला कबर्ड से, उस बैग के अंदर पैक किया। पैक करके वो बैग बाहर लेकर आई अपने घर के। टैक्सी को हायर किया। टैक्सी वाले ने मिलकर उस डफल बैग को पीछे डिग्गी में रखा। आगे जाकर वो कैरोलिन उस टैक्सी में बैठ चुकी थी और सीधा वहां से निकलकर अपने दूर अपने एक रिश्तेदार के घर पर गई उस डफल बैग को लेकर। उस रिश्तेदार के घर के बराबर में ही जंगल मौजूद था। उस जंगल में ले जाकर उसने उस डफल बैग को उसने जंगल में ले जाकर वहीं पर एक गड्ढा खोदना शुरू किया और सोच कर देखिए, उस गड्ढे के अंदर उसने उस डफल बैग में से बेचारी राचेल की लाश को बाहर निकालकर उसके अंदर ही दफना दिया। ऊपर से मिट्टी डाल दी और वापस अपना खाली डफल बैग लेकर अपने घर पर पहुंच चुकी थी। नॉर्मल जिंदगी काट रही थी। अब तक यहां पुलिस वालों को समझ आ चुका था कि राचेल का मर्डर कैरोलिन ने किया है, लेकिन पुलिस वालों को यह समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो इस कैरोलिन के साथ हुआ था वो बेहोश होकर क्यों गिर पड़ी थी। तब यहां पर कैरोलिन ने बताया कि मैं यहां से भागने की तैयारी में थी और अगर आप थोड़ी देर और ना आते तो मैं यहां से कहीं और दूर भाग चुकी होती, लेकिन इससे पहले कि मैं यहां से निकल पाती उससे पहले ही आप लोग आ चुके थे। और जैसे ही मैंने ऊपर खिड़की से देखा कि नीचे पुलिस वालों की गाड़ियां आ चुकी हैं, मेरे घर का वो दरवाजा खटखटा रही हैं, मैं इतना ज्यादा डर चुकी थी कि इस डर से मुझे सदमा लगा और मैं ऊपर ही बेहोश हो गई। लेकिन पुलिस वालों को ये थ्योरी अभी तक समझ नहीं आई, उनको मोटिव समझ नहीं आया कि आखिर उसने मर्डर किया क्यों, क्या रीजन था इसके पीछे। थोड़ी और सख्ती से पूछताछ करने के बाद एक्चुअल रीजन निकलकर सामने आया। सोचकर देखिए आप, एक लड़की ने मर्डर सिर्फ इसलिए कर दिया
क्योंकि जिसका मर्डर हुआ वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जिसने मर्डर किया उसको ऐसा लगता था कि वो कम खूबसूरत है, इसलिए उसकी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होता। जी हाँ, यहाँ कैरोलीन का मानना था कि वो राचेल को बचपन से देखती आ रही है, उसके हाथों में वो खेलती थी और उसको स्टार्टिंग से ही राचेल बहुत ज़्यादा पसंद रही थी। और राचेल को देखते देखते ही कैरोलीन ने बहुत टाइम पहले से ही ये प्लान बना लिया था कि वो आज नहीं तो कल राचेल की आइडेंटिटी खुद ले लेगी। सोच कर देखिए आप, वो क्या प्लान बना रही थी। उसने यहाँ पर सोचा हुआ था कि वो कभी ना कभी राचेल को ऐसा अपने जाल में फंसाएगी कि वो राचेल को मारकर उसकी आइडेंटिटी खुद ले लेगी, क्योंकि उसको राचेल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। ऑब्वियसली राचेल अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, नो डाउट इस बात में, लेकिन इस तरीके से कौन आइडेंटिटी लेता है भाई, मुझे तो समझ नहीं आया। कैरोलीन ने बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ राचेल की आइडेंटिटी लेना चाह रही थी। उसका प्लान था कि वो राचेल को मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगाकर थोड़ी बहुत अपने मुंह की प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवाती। कुछ सालों बाद वो वापस राचेल के घर पर जाती, राचेल बनकर ही राचेल के नाम के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो भी तैयार करवा लेती। उसको पता ही था सारी लाइफ का, राचेल की लाइफ में क्या क्या हुआ था पास्ट में, तो वो राचेल के माता पिता यानी कि माइकल और एलिजाबेथ को भी सब कुछ बता सकती थी कि आखिर उसकी पास्ट लाइफ कैसी रही है। वो तुरंत ही उसके ऊपर विश्वास कर लेते। उसका प्लान था कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा के राचेल जैसा चेहरा बनवाती, उसके जैसे आंखें वगैरह बनवाती, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वालों ने उसे झप लिया था। यार ये स्टोरी सुनकर पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा झटका लगा और उससे ज़्यादा बड़ा झटका लगा था माइकल और एलिजाबेथ को, क्योंकि उनके तो घर की बच्ची गई थी और वो भी उस इंसान द्वारा मर्डर की गई जिसके हाथों में राचेल खेली थी। और ना सिर्फ राचेल खेली थी बल्कि बाकी के दोनों बच्चे भी कैरोलीन के हाथों में ही खेल खेल कर वो बड़े हुए थे। लेकिन वो एक टाइम पर ऐसा कर देगी, ये उम्मीद किसी को नहीं थी। खैर कैरोलिना को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 20 सालों की सजा दी, लेकिन उसने 20 साल तो नहीं सिर्फ 15 साल ही जेल के अंदर बिताए और 15 सालों बाद उसे इस केस से बरी कर दिया गया। सन 2015 में वो जेल से बाहर आ चुकी थी। अब वो अपनी ज़िंदगी कहाँ बिता रही है, किन हालातों में है, ये मुझे नहीं पता, ना ही मैं जानना चाहूँगा। खैर राचेल की माँ ने अपने साथ हुए, अपने परिवार के साथ हुए इस बहुत बड़ी ट्रेजेडी के ऊपर एक पूरी किताब लिखी। वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आ रही होगी, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। साथ ही इस पूरी घटना के ऊपर एक मूवी तक बन चुकी है, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आपको इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है, आपको अपने विचार क्या देने हैं, या तो कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे जरूर बताएं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट हरेंद्र शर्मा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।